नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे टेलीमेडिसिन की। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन से कितनी राहत। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने लाखों लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते सैकड़ों की मौत हो रही है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए टेलीमेडिसिन सर्विस भी अब नया विकल्प बनकर उभर आ रहा है। इसके जरिए घर बैठे ही सामान्य समस्याओं का इलाज हासिल कर सकते हैं। ऐप के जरिए लोग घर बैठे ही डॉक्टरों से फेस टू फेस वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट का प्रिस्क्रिप्शन पा सकते हैं। इससे आपके समय की भी बचत होगी और संक्रमण से भी बच सकते हैं। कोरोना संकट में अगर आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर या अस्पताल में बेड ढूंढ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लॉन्च की गई वेबसाइट liferesources.in पर आप ये सभी जानकारी पा सकते हैं। स्वस्थ एक ऐसा सोर्स है जिस पर कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जानकारी दी जाती है। ऐप मरीजों को अलग अलग सेवाओं की जानकारी देता है। यहाँ ऑनलाइन दवाएं खरीदने, प्लाज्मा डोनर खोजने, पास के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में अपडेट देने के साथ साथ इन अस्पतालों के फोन नंबर भी मुहैया कराए जाते हैं। ये ऐप फंड भी इकट्ठा कर रहा है ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मदद की जा सके। एक अनुमान के मुताबिक भारत को करीब 2 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। ऐप की कोशिश 1.5 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की है, जिसके लिए दानदाताओं की तलाश है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए फंड हाई फ्लो के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 85,000 रुपए और लो फ्लो कंसंट्रेटर की कीमत 45,000 रुपए है। ऐसे में आपके 4,500 रुपए के योगदान से एक फ्लो कंसंट्रेटर की खरीद होगी, जो हल्के से मध्यम लक्षणों वाले 900 मरीजों को इलाज देगा। वहीं 85,000 रुपए में खरीदा गया कंसंट्रेटर 550 गंभीर मरीजों की जान बचा सकता है। ऐप के तहत दान भारतीय नागरिकों के लिए धारा 80G के तहत टैक्स में छूट दिलाएगा। टेलीमेडिसिन सेवा गरुड़ का उत्तराखंड में भी शुभारंभ हुआ है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद इसका उद्घाटन किया। इस टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए प्रदेश की सभी 110 तहसीलों में देश भर के 898 ट्रेंड मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों द्वारा मेडिकल संबंधी जानकारी और परामर्श दिया जाएगा। इस सेवा के जरिए प्रदेश की जनता को फोन के माध्यम से ही एक्सपर्ट डॉक्टरों के चिकित्सीय परामर्श मिल सकेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कोरोना काल में टेलीमेडिसिन से राहत मिल सकती है? क्या ये ऐप प्रभावकारी है? क्या डॉक्टरों पर भरोसा किया जा सकता है? गंभीर स्थिति में ऐप कितना कारगर साबित होगा? तो आज टेलीमेडिसिन पर ही हम चर्चा करेंगे और हमारे विशेषज्ञ भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज टेलीमेडिसिन आखिर कितनी राहत पहुंचा रही है, क्योंकि अब तक टेलीमेडिसिन सेवा जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तभी से ये सेवा लगातार जारी है। और किस तरह ये लोगों की मदद कर रही है, क्या लोगों तक मदद पहुंच पा रही है या फिर नहीं? टेलीमेडिसिन से आखिर कितनी राहत मिल पा रही है? क्या ये ऐप प्रभावकारी है? क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपने अपने टेलीमेडिसिन ऐप जारी किए हुए हैं। तो ऐसे में इन ऐप के जरिए लोगों तक कितनी मदद पहुंच पा रही है, ये आज के हमारे सवाल होंगे और इसी पर हम हमारे विशेषज्ञों के साथ कुछ ही देर में चर्चा शुरू करने वाले हैं। देश में जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति नाजुक है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है। हालांकि कोशिश जारी है कि इन सभी दिक्कतों को दूर किया जा सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार मिलजुल कर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर उन्हें बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है, या फिर किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं। और ऐसे में अगर उनको डॉक्टर देखने वाला अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है तो वो टेलीमेडिसिन ऐप का या टेलीमेडिसिन सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर टेलीमेडिसिन से कितनी राहत मरीजों को पहुंच पा रही है? क्या उनकी दिक्कतें हल हो पा रही हैं या फिर नहीं? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग तरीके से टेलीमेडिसिन ऐप्स बनाए गए हैं। कोरोना काल में अगर आप अपने लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर या अस्पताल में बेड ढूंढ रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लॉन्च की गई वेबसाइट liferesources.in पर आप ये सभी जानकारी पा सकते हैं। स्वस्थ एक ऐसा सोर्स है जिस पर कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए जानकारी दी जाती है। ऐप मरीजों को अलग अलग सेवाओं की जानकारी देता है। यहाँ ऑनलाइन दवाएं खरीदने, प्लाज्मा डोनर खोजने, पास के अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के बारे में अपडेट देने के साथ साथ
ये इन अस्पतालों से के फोन नंबर भी मुहैया कराता है। ये ऐप फंड भी इकट्ठा कर रहा है ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मदद की जा सके। एक अनुमान के मुताबिक भारत को करीब 2 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है। आपकी कोशिश 1.5 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की है, जिसके लिए दानदाताओं की तलाश है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए फंड हाई फ्लो के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 85,000 रुपए है और लो फ्लो कंसंट्रेटर की कीमत 45,000 रुपए है। ऐसे में आपके 4,500 रुपए के योगदान से एक लो फ्लो कंसंट्रेटर की खरीद होगी, जो हल्के से मध्यम लक्षणों वाले 900 मरीजों को इलाज देगा। वहीं 85,000 रुपए में खरीदा गया कंसंट्रेटर 550 गंभीर मरीजों की जान बचा सकता है। आपके तहत दान भारतीय नागरिकों के लिए धारा 80G के तहत टैक्स में छूट दिलाएगा। टेलीमेडिसिन सेवा गरुड़ का उत्तराखंड में भी शुभारंभ हो चुका है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद इसका उद्घाटन किया। ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी अपनी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू कर रहे हैं, कुछ ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये टेलीमेडिसिन सेवा मरीजों तक कितनी राहत पहुंचा पा रही है? हालांकि इसमें जानकारी सभी चीजों की है कि आखिर आपके आसपास में कौन सा अस्पताल है जहां पर बेड खाली है, और डॉक्टरों के नंबर भी उसमें दिए हुए हैं। आपको कहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा मिलेगी, किस अस्पताल में कितने बेड हैं, ये तमाम जानकारियां उस टेलीमेडिसिन ऐप में होती हैं या उस टेलीमेडिसिन पोर्टल के जरिए होती हैं जो राज्यों ने लॉन्च किए हैं। लेकिन इसके जरिए लोगों तक कितनी राहत पहुंच पा रही है, मरीजों को कितना फायदा पहुंच पा रहा है, ये एक सवाल जरूर है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर टेलीमेडिसिन से कितनी राहत पहुंच रही है मरीजों को। हमारे कुछ ही देर में विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी को लेकर हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। और स्वास्थ्य एक लॉन्च की गई है वेबसाइट, जिसका liferesources.in पर आप जा सकते हैं और तमाम जानकारियां वहां पर आपको मिल जाएंगी। आपका ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पर पा सकते हैं, डॉक्टरों से अपनी सलाह ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ महसूस हो रही है या कुछ लक्षण कोरोना के आपको दिख रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप तमाम सेवाएं आपको मुहैया हो जाएंगी, क्योंकि आपको वहां पर डॉक्टर उपलब्ध होगा आपको सलाह देने के लिए। लेकिन ऐसे में टेलीमेडिसिन की जो ये सेवा है, ये कितनी लाभकारी है मरीजों के लिए, खासतौर पर वो भी भारत में जहां पर इंटरनेट एक बड़ा मुद्दा है, जहां पर गरीब तबके के लोग जो हैं उन तक मोबाइल नहीं मुहैया है। तो ऐसे में एक ये बड़ा सवाल है कि आखिर टेलीमेडिसिन सेवा किस तरह मरीजों तक अपनी पहुंच बना पा रही है। इसके जरिए, इन ऐपों के जरिए, जो टेलीमेडिसिन ऐप होते हैं उनके जरिए आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, या फिर आपके आसपास बेड खाली हैं या फिर नहीं, इसको लेकर भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। प्लाज्मा डोनर खोजना है तो वहां पर जानकारी होती है, पास में अस्पताल में कहां बेड उपलब्ध है, कहां ऑक्सीजन की आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल पाएगा, ऑनलाइन दवाएं खरीद भी सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो प्रक्रिया है टेलीमेडिसिन की, जो टेलीमेडिसिन सेवा है, ये कितनी कारगर साबित हो रही है भारत में खास तौर पर। इसी को लेकर हम आज की हमारी एक खास पेशकश इसी पर निर्भर है कि आखिर टेलीमेडिसिन से कितनी राहत मिल पा रही है। कुछ ही देर में हम चर्चा जरूर शुरू करेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में आज का यही सवाल है कि आखिर टेलीमेडिसिन से कितनी राहत मिल पा रही है। और हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ आपका परिचय करा देती हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, सीनियर डॉक्टर, फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों ही मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हुए डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे, भारत में आपको क्या लगता है कि टेलीमेडिसिन से आखिर जो मरीज है उनको कितनी राहत पहुंच पा रही होगी, वो भी खास तौर पर कोरोना काल में? देखिए, एक बात तो पक्की है कि जिस प्रकार से एसिंक्रोनस हैं और जिस प्रकार से लॉपसाइडेड हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, हमको ये समझना आवश्यक है कि दूर दराज में टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा हमारे लिए वेपन हो सकता है बीमारी को हराने के लिए। अगर हम वेरियस सर्वे देखें, 60 से 70% लोग जो अपने गांव के डॉक्टरों से बात नहीं कर पाते, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वो ई संजीवनी हो, CSC हो या कोई भी पोर्टल हो, उससे डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। अगर आप एक सर्वे देखें, 60% डॉक्टर बड़े सिटीज में हैं और 30 से 40% ही छोटे रिमोट टाउन्स में हैं, और उससे भी अगर टायर 3 सिटी की बात करें तो शायद 1 से 2% ही डॉक्टर वहां मिलते हैं। तो टेलीमेडिसिन का प्रयोग देश में बढ़ा है।
टेलीमेडिसिन का प्रयोग ढंग से करना हमारे को आवश्यक है और लोगों तक पहुंचाना इस बात को कि आपके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं ताकि जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो पाए, उसके लिए करना आवश्यक है। तो हमारे को लगता है कि टेलीमेडिसिन और उन लोगों के लिए भी कामयाब है जो सरकारी डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, जो बैठ के अपने समय दे सकते हैं इन लोगों की समस्याओं के लिए। तो अगर ये टेलीमेडिसिन के लोगों को आदत पड़ती है तो ये पब्लिक के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा वैज्ञानिक तरीके से बहुत बड़ी पहल होगी और लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल पाएगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस हो या कोविड हो, लेट पहुंचने की वजह से जो मृत्यु है उनको हम कम कर पाएंगे। सो टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है हमारे को इस युद्ध में, बीमारी जैसे युद्ध में हराने के लिए। बिल्कुल, बेशक, जैसा कि डॉक्टर राहुल ने कहा कि एक बहुत बड़ा हथियार है, इसको हम गांव तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारी 60 से 70% तक जो आबादी है वो गरीब तबके की है और वो गांव में बसी हुई होती है, और कई ऐसे लोग अब भी वहां पर मौजूद हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं होते हैं या वो फिर उनको इंटरनेट की उतनी उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन सेवा वहां पर, अगर इमरजेंसी में किसी मरीज को टेलीमेडिसिन सेवा चाहिए, डॉक्टर की जरूरत है, तो कैसे टेलीमेडिसिन सेवा गाँव तक हम पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा हथियार है जिसका अगर हम समझदारी से उपयोग करें और तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी समस्या को जीत सकते हैं। खास तौर से ये जो समस्या हमारी है कि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत कमी है और डॉक्टर्स हमारे रिहायशी एरियाज जो है वहाँ और भी ज्यादा किल्लत है। ऐसे में देखिए, सरकार को बीच में आने की जरूरत है और ऐसे पोर्टल्स क्रिएट करने की जरूरत है जहाँ वो आसानी से प्लग इन कर सकते हैं। एक गाँव के लिए भी अगर हम एक पोर्टल बना पाए तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां देखिए, अभी सबसे ज्यादा आप ब्लैक फंगस के आज केसेस देख रहे हैं, कोरोना में कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, वो सब इसी वजह से है कि लोगों ने अपने आप ट्रीटमेंट शुरू करा, लोगों को कहीं से मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई और ऐसी स्थिति में आज लोग ज्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। अगर इन्हीं परिस्थितियों को अगर हम दूसरी तरह से देखें कि अगर इन लोगों को कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधा उपलब्ध होती, कोई डॉक्टर इनको गाइड कर पाता, कोई इन्हें बता पाता कि आपको क्या दवा खानी है, कब खानी है, क्या ऐसे लक्षण है जिनको लेकर के आपको ज्यादा सचेत रहना है, तो कहीं ना कहीं हम मृत्यु दर को गाँव में भी बहुत हद तक सीमित कर पाते। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई ऐसा अरेंजमेंट पहले से नहीं हुआ था, इस वजह से आपने देखा कि गांव के लोग जो है ज्यादा दिक्कत परेशानी में पड़े, ना उन्हें अवेयरनेस हुई और ना उन्हें समय से मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाया। अक्सर उनको किलोमीटर चल करके दूसरे सेंटर्स पे जाना पड़ता है, तब जाकर के उनको वो सुविधाएं मिल पाती हैं। अगर हम गाँव में भी इस तरह के पोर्टल्स बनाए जहाँ पता हो मरीज को कि हम यहाँ पर जाकर के टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। समय आने के साथ धीरे धीरे हम उन पोर्टल्स को और ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और प्रयास किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि इस तरह के पोर्टल्स बनाएं। और देखिए, केवल कोरोना काल में नहीं, अगर आज हमारे ये पोर्टल्स स्थापित हो जाते हैं तो आने वाले समय में और बीमारियों से लड़ने में भी ये हमारी बहुत मदद करने वाला है। अगर आप देखें तो जितनी भी बीमारियां होती हैं, ज्यादातर लोग उनको इसीलिए सहते रहते हैं और कि हम डॉक्टर के पास कब जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एक असमंजस की स्थिति रहती है और लोग अक्सर टालते रहते हैं। लेकिन अगर आपको वही सुविधा अगर है, अगर आपको लगेगा कि हाँ, मेरा डॉक्टर एक्सेसिबल है और मैं आसानी से उनसे पूछ सकता हूँ, तो लोग अपनी बाकी सामान्य परेशानियां जो है उनको समाधान मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम क्योंकि कोरोना की बात कर रहे हैं और अभी हम मझधार में हैं, तो अब थर्ड वेव का भी हमें आशंका लगातार बनी हुई है हमारे ऊपर। ऐसे में बहुत जरूरत है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि भारत में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि हॉस्पिटल से नहीं जुड़े हुए हैं, जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी नर्सिंग होम से जुड़े हुए हैं, छोटे या क्लिनिक से जुड़े हुए हैं। तो उन डॉक्टर्स की हम एक रजिस्ट्री बना सकते हैं और उनको उनके एरियाज में जोड़ा जा सकता है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको ये पता हो कि ये डॉक्टर्स हैं हमारे, जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी हो। और कम से कम वो अपने आप व्हाट्सएप पे देख करके और लोगों से सुनी सुनाई ट्रीटमेंट नहीं शुरू करेंगे और एक डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, जो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और हम बहुत सारी मृत्यु जो है वो बचा पाएंगे। और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लैक फंगस है, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को बचाने में भी ये बहुत मदद कर सकता है और आगे के लिए भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। जी,
बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर स्वाति ने कहा, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी है और हमने देखा कि कोरोना काल में हमने अपने कई सारे डॉक्टर्स खोए भी हैं। ऐसे में टेली मेडिसिन जो सेवा है ये बहुत नई है हमारे लिए, क्योंकि कोरोना इसका उससे पहले इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं होता था, व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन कोरोना काल जैसे ही आया, हमने टेलीमेडिसिन सेवा शुरुआत करने की कोशिश की। डॉक्टर्स जो हैं वो पहले से ही अस्पतालों में इतने ज्यादा बिजी हैं मरीजों की देखभाल में, और ऐसे में ये सेवा अगर टेलीमेडिसिन सेवा के जरिए उनको ऐसा हो सकता है कि मरीजों के लिए समय ना मिल पाए, तो फिर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब हमारे पास एक तरफ डॉक्टरों की कमी है, वहीं दूसरी ओर टेलीमेडिसिन सेवा, और कई बार ऐसा होता है मरीजों के साथ कि दो नंबर तो लगा रहे होते हैं जो टेली पोर्टल पे या फिर टेलीमेडिसिन के पोर्टल पे लगातार लगे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स फोन नहीं रिसीव कर रहे होते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ में डॉक्टर्स के भी। अगर हम टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को समझे, बहुत जगहों पे ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं है, बहुत जगहों पे 4G नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी आती, तो उसको हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने एक सर्वे में मध्य प्रदेश में 28 डिस्ट्रिक्ट तक ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं थी, जहां पे रिमोट से टेलीमेडिसिन की प्रॉब्लम्स बहुत थी। उसके बाद आती है डॉक्टर की व्यवस्था होना। आपको आइडिया सोचने पड़ेंगे कि किस प्रकार से हम नए डॉक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो इंटर्नशिप वाले भी हो सकते हैं और जो गवर्नमेंट से रिटायर हैं वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से एक्सपीरियंस प्लस यूथ को मिला के ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दवाइयों की व्यवस्था। बहुत जगह दवाइयां नहीं होती हैं, जिसकी वजह से परेशानियां होती हैं। तो हमारे को ये भी समझना है कि टेलीमेडिसिन एक पोर्टल है, टेलीमेडिसिन एक माध्यम है, बट अगर हेल्थ को अपने को वेल्थ बनाना है और हेल्थ ही लोगों को बनाना है, तो आपको पूरी चेन को जोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्टर भी होगा, करेक्ट डायग्नोसिस भी होगा और साथ में दवाइयां भी मिलेंगी। उसी के माध्यम से हम टेलीमेडिसिन को एक सक्सेसफुल जर्नी बना सकते हैं। बिल्कुल, एक सक्सेसफुल जर्नी हमें बनाने की इस वक्त जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश में भयानक स्थितियां हैं, डॉक्टरों की लगातार कमी हो रही है और कई ऐसे मरीज हैं जो लगातार इलाज के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए टेलीमेडिसिन एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, साइकोलॉजिकल तरीके से अगर समझा जाए तो कई ऐसे मरीज हैं हमारे भारत में जो समझते हैं कि अगर डॉक्टर उनके सामने हो, बैठा हो, आला लगाए, प्रॉपर उनको देखे उसके बाद ही उनको प्रिस्क्रिप्शन दे, तो वो समझते हैं कि इलाज ढंग से हो रहा है। कई ऐसे, इसको क्या एक साइकोलॉजिकल चुनौती माना जा सकता है टेलीमेडिसिन में, क्योंकि आप उस पर तो फोन पर सलाह देते हैं, तो कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर को देखते ही उनकी आधी बीमारी गायब हो गई। उन्हें किस तरह समझाया जाएगा? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और यही चुनौती सबसे ज्यादा टेलीमेडिसिन के सामने आई थी जब हम कोरोना से पहले टेलीमेडिसिन की बात कर रहे थे जी। लेकिन कोरोना ने आकर पूरी तस्वीर को बदल दिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना काल में आज डॉक्टर्स भी सामने पेशेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप देखें तो पीपीई किट पहन करके, या फिर अगर आप देखें केवल कोविड अस्पताल जो है वहीं पर डॉक्टर्स जो है डायरेक्ट पेशेंट्स को देख रहे हैं। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जगह पर आप देखिए कि आज डॉक्टर भी बेबस है कि वो डायरेक्ट पेशेंट को देख ही नहीं सकता है। कोरोना काल में ये एक बड़ी चुनौती जो सामने आई है, इसी से टेलीमेडिसिन की जो अहमियत है वो उभर करके सामने आई कि अगर डॉक्टर डायरेक्ट मरीज को नहीं देख सकता तो कम से कम दूर से बैठ करके वो मरीज को देख सकता है और बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, जो कि उस स्थिति से बहुत बेहतर होगी कि किसी के पास कोई डॉक्टर की सुविधा है ही नहीं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अगर हम देखा जाए तो टेलीमेडिसिन समथिंग भी नहीं है, समथिंग से भी बहुत अच्छा रूप है इसका अगर हम देखें, क्योंकि टेलीमेडिसिन में वीडियो कंसल्ट में भी हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, मरीजों की स्थितियों को समझ पाते हैं। आज मैं टेलीमेडिसिन के द्वारा कोयम्बटूर से लेकर बिहार, यूपी, पटना सब जगह के मरीज देखती हूँ और वीडियो कॉल पर देख करके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और बहुत आसान हो जाता है गाइड करना। जरूर कुछ चुनौतियां रहती हैं और वो रहेंगी, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि कितने मरीज ठीक हो रहे हैं। और अभी कोरोना काल में हम देख भी रहे हैं कि 85 से 90% लोग घरों में रह करके ठीक हो सकते हैं। तो हम उनको टेलीमेडिसिन की अगर सुविधा दें तो उनकी बहुत सारा जो डर है, खौफ है, वो कम होगा और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे। और देखिए, ये एक स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पहली बात हमारे पास भारत में लिमिटेड डॉक्टर्स हैं। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स गांव में या ऐसे दूर दराज इलाकों में नहीं जाना चाहते, वो वहां जाकर के नहीं बसना चाहते। उन्हें लगता है हमारे बच्चों की एजुकेशन है, हमारी लिविंग है, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। तो हमने हमेशा देखा है कि ऐसी जगहों पर डॉक्टर्स की कमी है, तो हम उस कमी को कहीं ना कहीं तक पूरा कर सकते हैं अगर हम टेलीमेडिसिन को वहां तक लेकर के जाएं। तो शहर
शहर के बैठे डॉक्टर्स जो हैं वो शहरों में बैठे बैठे गांव के लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट में जो है काफी सुविधा हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा वर्टिकल है जिसको गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली इस वक्त जो है यूज करना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात बोली है कि एक तरफ हम घर में लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और एक तरफ अस्पताल में लोग ट्रीट हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बीच में हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन की सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन बेड्स वगैरह लगा करके उनको वो सुविधाएं दे सकते हैं और उनको हम मरने से बचा सकते हैं और सीवियर केस होने से बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो अब हमें लानी ही चाहिए और हमें आगे चल करके हमें इसको इस तरह से लाना चाहिए कि ये हमारा ऐसा ना हो कि एशियन गेम्स हो गए उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और वापस हम वहीं पटरी पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, ये ऐसी चीज है कि आज अगर हम इसका समझदारी से इस्तेमाल करें तो ये हमें आने वाले वक्त में भी ये पोर्टल हमें बहुत मदद करने वाला है। तो हमें इसकी तरफ बहुत ज्यादा इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे आप अभी कह रही थी कि लोग कॉल करते हैं, लाइन जैम्ड मिलती है, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास अगर आप शहर की बात करें तो 1 या 2 हेल्पलाइन हैं। अगर आप इतनी ज्यादा जनसंख्या में 1 या 2 हेल्पलाइन बनाएंगे तो वो जैम होंगी। इसलिए हमें एरिया वाइज सेग्रीगेट करके हमें हर एरिया की एक अलग हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। हम लगभग 8-9 किलोमीटर के रेडियस की एक हेल्पलाइन बनाएं, तब जाकर के हमारी ये हेल्पलाइन जो है वो कारगर होंगी और लोगों को ट्रीटमेंट मिल पाएगा और लाइन जैम नहीं जाएंगी जैसे आप कह रहे थे अभी। जी बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कई मरीज ऐसे होते हैं गांव में हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं है और कई बार उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे नहीं होते हैं, वो अपनी तकलीफ जो डॉक्टर है उस तक पहुंचा नहीं पाते हैं। ऐसे मरीजों को किस तरह उनसे निपटा जाए, क्या तरीके हो सकते हैं कि टेलीमेडिसिन की जो सेवा है उसका वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए? देखिए, ये बात आपने बहुत ही अच्छी बताई, ये धरती से जुड़ी हुई बात है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि क्या क्या बोलना है, कौन से सिम्टम बोलने हैं। इसमें पेशेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर करके भारत सरकार का एक उपक्रम है जो ये डिसाइड करता है, जहाँ पे बीएलईज होते हैं वो एक हिस्ट्री लेके रखते हैं प्रोफार्मा पे और टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टरों से कनेक्ट करते हैं। तो एक ये मॉडल हो सकता है कि कोई बीच में इंटरमीडिएटरी हो या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे डॉक्टर हो जो हिस्ट्री ले ले। अगर वो नहीं है तो आशा वर्कर वगैरह हिस्ट्री लेके बता सकती हैं। अगर वो नहीं भी है तो आप एक प्री परफॉर्मर बना सकते हैं ऑटोमेटेड तरीके से, एआई के तरीके से, कि हिंदी भाषा में या जो भी लोकल भाषा है उसमें वो बात करते रहे। तो ये 2-3 तरीके जब से हमने अपनाए हैं तो इससे पेशेंट का कम्युनिकेशन और पेशेंट का आपसे जुड़ाव बढ़ गया है, क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। उनकी जो परेशानियां हैं जैसे सर दर्द है, डायबिटीज है, आधे से ज्यादा आप मानेंगे नहीं 30-40% को अपने शुगर का स्टेटस नहीं पता होता। जब वो बताती है कि हमें पेशाब करने बहुत बहुत जाना पड़ता है, उनसे शुगर चेक कराते हैं तो 200-250 निकलती है। तो देश को 75 साल के बाद हमारे पास इंफोसिस, टीसीएस, इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, उनके माध्यम से हमारे को अपना नेटवर्क को ठीक करना चाहिए। आखिरी दूर दराज तक, लास्ट माइल तक नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, सो दैट 4G 5G करके वो टेलीमेडिसिन को सपोर्ट कर पाए। नए इंस्ट्रूमेंट लाने चाहिए जो मुंह में देख पाए, नाक में देख पाए, कान में देख पाए, आंखों में देख पाए और शरीर को अच्छे से इवॉल्व कर पाए। इसके साथ में डॉक्टरों को भी अपना श्रमदान देने की आवश्यकता है। आईएमए को इसमें बड़े लेवल पे चिप इन करना चाहिए, सो दैट अपनी क्लिनिक के साथ वो 2 घंटा दिन में जरूर निकालें दूर दराज के लोगों को इलाज के लिए। तभी हमारा देश स्वस्थ बन पाएगा और हमारे को कंट्रीब्यूट करके हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके बताया आपने डॉक्टर राहुल भार्गव, और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने भी बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि किस तरह हम टेलीमेडिसिन सेवा का और ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, किस तरह इसका प्रचार प्रसार हमें आगे करना चाहिए। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों के तमाम सवाल होंगे जिनके आज जवाब मिल गए होंगे उनको, और इसी के साथ आज का जो हमारा टेलीमेडिसिन पर जो शो था यही था कि किस तरह प्रचार प्रसार आगे बढ़ाया जाए, किस तरह पोर्टल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जिनकी रीच है, जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, वो आराम से घर बैठे संक्रमण से बचते हुए आप आराम से टेलीमेडिसिन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहते हैं, वो दूसरों की मदद ले सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।